Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो एक बहुत अजीब और दिलचस्प बात नजर आती है। पश्चिमी तट पर मुंबई, कोच्चि, मंगलुरु जैसे बड़े बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों की एक पूरी लाइन लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पूर्वी तट पर चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, यहाँ ज्यादातर बड़े बंदरगाह इंसानों को खुद बनाने पड़े, मतलब वो कृत्रिम है। सही बात है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? एक ही देश के दो तटों में इतना बड़ा फर्क क्यों? और देखिए, इसी सवाल का जवाब छिपा है लाखों साल पुरानी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में। अच्छा। हाँ, समुद्र की ताकत में और जमीन के उठने और धंसने की कहानी में। आज हम जीसी लियोंग की किताब के अध्याय 10 यानी तटीय भू आकृतियों के जरिए इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। अच्छा। हमारा मिशन साफ है, इस चैप्टर की जानकारी को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से समझना। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जब हम किसी तट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बीच। बीच, हाँ, पुलीन। पर ये बनते कैसे हैं? क्या समुद्र सिर्फ चीजें बनाता है या तोड़फोड़ भी करता है? यही तो सबसे मजेदार बात है। समुद्र की ना एक दोहरी भूमिका है। वो एक मूर्तिकार भी है और एक विध्वंसक भी। एक तरफ वो अपनी लहरों की जबरदस्त ताकत से बड़ी बड़ी चट्टानों को काटता है, तोड़ता है, जिसे हम कहते हैं अपरदन, इरोजन। इरोजन, ठीक है। दूसरी तरफ उसी तोड़फोड़ से जो मलबा निकलता है, रेत, बजरी, उसको वो शांत जगहों पर जमा भी करता है। अच्छा। उसे हम कहते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। दुनिया की हर तटीय आकृति वो इन्हीं दो कामों का नतीजा है, काटना या बनाना। ठीक है। तो ये तो हुई समुद्र की विनाश लीला और सृजन की कहानी। पहले इसकी विध्वंसक भूमिका की बात करते हैं। किताब में क्लिफ, मेहराब और स्टैक जैसी चीजों का जिक्र है। ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं, पर ये बनते कैसे हैं? देखिए, ये असल में एक चट्टान के जीवन का एक पूरा चक्र है। जीवन चक्र? हाँ, सोचिए, समुद्र के किनारे एक बड़ी चट्टानी दीवार है। लहरें क्या करती हैं? वो लगातार उसके निचले हिस्से पर हमला करती हैं, उसे खोखला करती हैं। अच्छा। धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा लटकता जाता है और एक सीधी खड़ी चट्टान बन जाती है। उसे हम क्लिफ कहते हैं। क्लिफ, समझ गई। अब अगर इस क्लिफ में कोई कमजोर हिस्सा है तो लहरें उसे और ज्यादा काटेंगी और वहां एक समुद्री गुफा, मतलब केव बना देंगी। मतलब जैसे कोई डेंटिस्ट दांत में ड्रिल करता है, ठीक वैसे ही लहरें चट्टान में ड्रिल कर रही हैं। बिल्कुल, एकदम सही एनालॉजी है। और जब ये ड्रिलिंग चट्टान के आर पार हो जाती है तो गुफा एक सुरंग जैसी बन जाती है। ओह! यही है वो खूबसूरत प्राकृतिक मेहराब, आर्च, जो हम तस्वीरों में देखते हैं। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती होगी। नहीं, समय के साथ उस मेहराब की छत कमजोर होकर गिर जाती है। अब जमीन से जुड़ा हिस्सा तो कट गया और समुद्र में बस एक खंभे जैसी चट्टान खड़ी रह जाती है। उसे स्टैक कहते हैं। उसे कहते हैं स्टैक। और जब वो स्टैक भी घिस-घिस कर छोटा सा हो जाता है तो उसे कहते हैं स्टंप। वाह! तो इसका मतलब ये है कि समुद्र तट पर जो खूबसूरत आर्च हम देखते हैं वो असल में एक चट्टान के टूटने की बीच की स्टेज है। बिल्कुल। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कुछ समय बाद वो सिर्फ एक स्टैक बनकर रह जाएगी। एग्जैक्टली। ये खूबसूरती असल में एक जियोलॉजिकल मौत का नजारा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इट्स अ स्नैपशॉट इन अ प्रोसेस ऑफ डिके। ये एक पूरी जीवन यात्रा है। चट्टान से क्लिफ, क्लिफ से गुफा, गुफा से मेहराब और अंत में स्टैक और स्टंप बनकर समुद्र में विलीन हो जाना। ठीक है, तो ये तो हुई समुद्र की तोड़फोड़। लेकिन इस सारी तोड़फोड़ से जो मलबा, जो रेत बजरी निकलती है, उसका भी तो कुछ होता होगा। हाँ। समुद्र उसे कहीं तो फेंकता होगा। हाँ, और यहीं से समुद्र की रचनात्मक भूमिका शुरू होती है। जब लहरें थक जाती हैं या किसी शांत खाड़ी में पहुंचती हैं तो वो अपने साथ लाया सारा सामान, रेत, बजरी, पत्थर सब किनारे पर डाल देती हैं। और उससे बनते हैं बीचेस। उसी से हमारे खूबसूरत पुलीन, बीचेस बनते हैं। और कभी-कभी ये जमाव एक पतली सी जीप की तरह समुद्र में आगे बढ़ जाता है, जिसे स्पिट कहते हैं। स्पिट?
और जब यही स्पीड बढ़कर किसी खाड़ी का मुंह बंद कर दे तो उसे हम रोधिका या बार कहते हैं। ठीक है, अब जरा यूपीएससी प्रीलिम्स वाले मोड में आते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस चैप्टर में हर बार उम्मीदवारों को परेशान करते हैं। जरूर। पहला है टोम्बोलो। टोम्बोलो सुनने में किसी इटालियन डिश जैसा लगता है, पर है क्या ये? हाँ, नाम थोड़ा अजीब है पर कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। अच्छा। टोम्बोलो भी एक निक्षेपण यानी जमाव से बनी आकृति ही है। ये खास तरह की रोधिका है जिसका एक ही काम है, जोड़ना। जोड़ना किसे? जब रेत का जमाव एक द्वीप को, एक आइलैंड को मुख्य भूमि से जोड़ दे या फिर एक द्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ दे तो उस जोड़ने वाले रेतीले रास्ते को टोम्बोलो कहते हैं। अच्छा जी। सीलियोंग में इंग्लैंड के चेसल बीच का उदाहरण है। वो पोर्टलैंड द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। प्रीलिम्स में सीधा सवाल आ सकता है कि टोम्बोलो का संबंध किससे है? तो जवाब होगा निक्षेपण, और इसका काम है द्वीपों को जोड़ना। एकदम सही। समझ गई। अब आते हैं उस तिकड़ी पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, रिया, फ्योर्ड और डैल्मेशियन तट। हाँ, ये जरूरी है। सच कहूं तो ये तीनों मुझे हमेशा एक जैसे लगते हैं। पता है कि ये सब डूबे हुए तट हैं, पर इनमें फर्क क्या है? कोई आसान तरीका है इन्हें याद रखने का? यहाँ आकर्षक बात यह है कि आपने आधा जवाब तो खुद ही दे दिया। मैंने? कैसे? आपने कहा कि ये तीनों ही जलमग्न तटरेखा, सबमर्ज्ड कोस्टलाइंस के प्रकार हैं। मतलब ये तब बने जब समुद्र का स्तर ऊपर चढ़ गया या जमीन नीचे धंस गई। हाँ, इतना तो बताए। अब फर्क याद रखने की कुंजी बस एक सवाल में है, डूबा क्या? डूबा क्या? अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ। पहला, अगर किसी नदी की घाटी, रिवर वैली समुद्र में डूब जाए तो वो रिया तट कहलाता है। रिया। ये किसी कीप या फनल की तरह होता है जो समुद्र की तरफ जाते हुए चौड़ा और गहरा होता जाता है, जैसे दक्षिण पश्चिम आयरलैंड का तट। ठीक है। दूसरा, अगर किसी हिमनद यानी ग्लेशियर द्वारा बनाई गई यू आकार की गहरी घाटी समुद्र में डूब जाए तो वो फ्योर्ड तट बनता है। फ्योर्ड। हाँ। ये बहुत गहरे होते हैं और इनके किनारे दीवानों की तरह सीधे खड़े होते हैं। नॉर्वे और न्यूजीलैंड इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ओके, और तीसरा? डाल्मेशियन। अगर कोई पर्वत श्रृंखला तट के समानांतर मतलब पैरेलल। हाँ, पैरेलल चल रही हो और उसका निचला हिस्सा डूब जाए तो बनता है डाल्मेशियन तट। इसमें तट के समानांतर ही लंबे लंबे पतले द्वीप दिखाई देते हैं, जैसे पानी में पहाड़ियों की चोटियां दिख रही हों। बिल्कुल। इसका नाम क्रोएशिया के डाल्मेशियन तट पर पड़ा है। अच्छा, तो बस ये याद रखना है कि डूबा क्या? नदी की घाटी डूबी तो रिया, बर्फ की यू आकार की घाटी डूबी तो फ्योर्ड, और तट के समानांतर वाली पहाड़ियां डूबी तो डाल्मेशियन। बस इतना ही। ये तो सच में आसान तरीका है। एक मिनट, इस चैप्टर में प्रवाल भित्तियों मतलब कोरल रीफ्स का भी जिक्र है। ये तो न कटने से बनती हैं न जमा होने से। ये इस कहानी में कहाँ फिट होती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। प्रवाल भित्तियां इस कहानी में एक ट्विस्ट लाती हैं। ट्विस्ट? ये कटाव या जमाव जैसी भौतिक प्रक्रियाओं से नहीं बल्कि जैविक प्रक्रियाओं से बनती हैं। ये करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बनती हैं। अच्छा। आप इन्हें एक तरह से तट का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। बॉडीगार्ड? हाँ, ये तट के आगे एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं और लहरों की जबरदस्त ताकत को तट तक पहुंचने से पहले ही कम कर देती हैं। वाह। तो जहां पश्चिमी तट खुद खटापटा है, वहीं लक्षद्वीप जैसे हमारे द्वीप इन्हीं कोरल बॉडीगार्ड्स की वजह से ही बचे हुए हैं। इनके 3 मुख्य प्रकार हैं, तटीय, अवरोधक और एटॉल। ये सब समझना बहुत दिलचस्प है, पर अब असली सवाल पर आते हैं जो मेंस में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? वो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के बंदरगाहों में इतना फर्क क्यों है? इस सवाल का जवाब जलमग्न और उभरी हुई तटरेखाओं के अंतर में छिपा है। अच्छा। जैसा हमने बात की, जलमग्न तटरेखा तब बनती है जब जमीन धंस जाए या समुद्र का स्तर बढ़ जाए। इसका नतीजा ये होता है कि तटरेखा बहुत कटी फटी और अनियमित हो जाती है और यहाँ पानी गहरा होता है। ठीक है, और उभरी हुई? इसके ठीक उल्टा, उभरी हुई तटरेखा तब बनती है जब जमीन ऊपर उठ जाए या समुद्र का स्तर घट जाए। ये आमतौर पर सीधी, सपाट और चिकनी होती है और इसके किनारे पानी उथला होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक डूबा हुआ कटा फटा तट बंदरगाहों के लिए एक वरदान है और एक सीधा उभरा हुआ तट एक तरह की मुश्किल? मोटे तौर पर हाँ, लेकिन इसमें भी एक पेंच है। क्या पेंच है? रिया जैसे डूबे हुए तट बंदरगाहों के लिए सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे गहरे और सुरक्षित होते हैं। लेकिन फ्योर्ड और डाल्मेशियन तटों में भले ही पानी गहरा हो, उनके ठीक पीछे ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, जिससे देश के अंदरूनी हिस्सों से संपर्क मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। हिंटरलैंड कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल हो जाती है।
इसीलिए नॉर्वे में बहुत ज्यादा बड़े व्यापारिक बंदरगाह नहीं हैं। अब इसे भारत के नक्शे पर फिट करते हैं। हाँ, यही सबसे जरूरी हिस्सा है। हमारा पश्चिमी तट कौन सा है और पूर्वी कौन सा? भारत का पश्चिमी तट वो जलमग्न तटरेखा का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। ये तकनीकी रूप से एक रिया तट है। ये तब बना जब लाखों साल पहले गोंडवाना लैंड के टूटने के दौरान भारतीय प्लेट का पश्चिमी किनारा टूटकर नीचे धंस गया। ओह, तो वो धंस गया था। हाँ, इसी वजह से ये तट इतना ज्यादा कटा-फटा है। और इसी कटे फटे होने की वजह से मुंबई को जहाजों के लिए एक नेचुरल पार्किंग लॉट मिल गया, जिसे हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। बिल्कुल। मुंबई, कोची, मार्मागांव, मैंगलुरु ये सब प्राकृतिक रूप से गहरी और तूफानों से सुरक्षित खाड़ियों में बने हैं। यहाँ जहाज आसानी से लंगर डाल सकते हैं। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना सारा शुरुआती व्यापार सूरत और फिर मुंबई से शुरू किया। हाँ, क्योंकि उन्हें यहाँ बिना किसी बड़े खर्च के एक वर्ल्ड क्लास बंदरगाह स्वाभाविक रूप से मिल गया था। हमारे बंदरगाहों की किस्मत लाखों साल पहले ही तय हो गई थी। वाह, ये तो पूरे आर्थिक भूगोल को एक नए नजरिए से देखने जैसा है। तो फिर पूर्वी तट की कहानी क्या है? वो इतना सीधा और सपाट क्यों है? पूर्वी तट एक उभरी हुई तटरेखा का उदाहरण है। उभरी हुई? यह हिस्सा धंसा नहीं, बल्कि यहाँ तो हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी लाखों सालों से हिमालय और प्रायद्वीप से मलबा लाकर जमा कर रही हैं। ओह, तो ये डेल्टा की वजह से है। हाँ, इस लगातार जमाव के कारण यहाँ बड़े बड़े डेल्टा बन गए हैं और तट समुद्र में और आगे बढ़ता गया है। यह तट सीधा और सपाट है और यहाँ का समुद्र भी ज्यादा गहरा नहीं है। तो यहाँ दिक्कत यह है कि पानी बहुत गहरा नहीं है और तट सीधा है, इसलिए जहाजों को तूफान से बचाने के लिए कोई प्राकृतिक पार्किंग लॉट नहीं है। एकदम सही। पूर्वी तट पर जहाजों के लिए कोई प्राकृतिक सुरक्षा नहीं है, इसीलिए वहाँ के बंदरगाह कृत्रिम है। हाँ, इसीलिए चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप जैसे ज्यादातर बंदरगाह कृत्रिम है। उन्हें बनाने में भारी लागत आई है। चेन्नई बंदरगाह को चालू रखने के लिए लगातार ड्रेजिंग करनी पड़ती है। मतलब जहाजों के रास्ते से समुद्र की तलहटी से गाद निकालनी पड़ती है। हाँ, ये प्रकृति की जमा करने की आदत के खिलाफ एक क्या कहते हैं, एक पस्टाइल लड़ाई है। तो आज की चर्चा का सार ये है, समुद्र एक ही समय में विनाशक यानी अपर्दन और निर्माता यानी निक्षेपण है। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए टॉम्बोलो जो कि जोड़ता है, रिया यानी डूबी नदी घाटी, फ्योर्ड मतलब डूबी बर्फीली घाटी और डाल्मेशियन यानी डूबी समानांतर पहाड़ी, इन जैसे शब्दों का सटीक अंतर समझना जरूरी है। हाँ। और मेंस के लिए सबसे बड़ा टेकअवे है, भारत का पश्चिमी तट धंसने से बना, मतलब जलमग्न है, इसलिए वहां प्राकृतिक बंदरगाह है। और पूर्वी तट? जबकि पूर्वी तट नदियों के जमाव से बना, मतलब उभरा हुआ है, इसलिए वहां कृत्रिम बंदरगाह बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और अंत में विचार के लिए एक बात। हमने देखा कि कैसे लाखों साल पहले की भूवैज्ञानिक घटनाओं और समुद्र के स्तर के बदलावों ने हमारे तटों और हमारी अर्थव्यवस्था को आकार दिया। हाँ, ये तो समझा। अब भविष्य के बारे में सोचिए। आज जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का स्तर फिर से तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। ऐसे में हमारे सीधे, सपाट, उथले और घनी आबादी वाले पूर्वी तट का क्या होगा? क्या ये बढ़ता समुद्र स्तर वहां एक नए तरह के तटीय संकट को जन्म देगा, जैसे कि डेल्टा क्षेत्रों का डूबना, खारे पानी की घुसपैठ? ये सोचने वाली बात है। ये सवाल भूगोल को एक स्थिर विषय से हटाकर एक बहुत ही जरूरी और गतिशील समसामयिक मुद्दे से जोड़ता है। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण के लिए धन्यवाद। ये वाकई एक दिलचस्प चर्चा थी। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.